सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं गॉस लॉ के एक और एप्लीकेशन के बारे में, जो कि है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के बारे में, जो कि एल लंबाई की है, यानी कि एल लेंथ है उसकी, जो कि इनफाइनाइट के बराबर है। और साथ ही इसके ऊपर चार्ज क्यू, जो कि पॉजिटिव क्यू मान के चलते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूटली। ठीक है, कंटिन्यूटली का मतलब कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं, हर जगह बराबर है। तो इस चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हुई? लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू में क्या होता है कि पर्टिकुलर लेंथ के अंदर आने वाला चार्ज, यानी कि इसकी चार्ज डेंसिटी हो गई लैम्डा इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में एल। ये इस पूरे के पूरे वायर के लिए है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस चार्ज की वजह से, इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर इससे निकल रही है उसको कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, जैसे कि पॉइंट चार्ज के लिए हम लोगों ने किया था। सबसे पहले एक नॉर्मल तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे और फिर हम लोग गॉस लॉ का यूज़ करेंगे, गॉस लॉ की एप्लीकेशन लगाएंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि क्यों गॉस लॉ बेटर है बाकी किसी और तरीके से। सो अगर सबसे पहले नॉर्मल तरीके की बात की जाए तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो किस तरीके की निकल रही है। जैसे कि पॉइंट चार्ज में से रेडियली निकल रही थी, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू लेके आएंगे जो कि पॉजिटिव होगा। दोनों चार्जेस सेम होंगे कि दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो रिपल्सन फोर्स होगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए, जैसे ही आप इस टेस्ट चार्ज को इस वायर के पास लेके आओगे तो इसका हर एक चार्ज जो कि कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन देखना यह है कि फोर्स जो है इस टेस्ट चार्ज को कौन सी डायरेक्शन में लेके जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग बात करोगे कि इसके बिल्कुल सामने वाले चार्ज की, तो ये तो इसको इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, वहीं अगर सबसे ऊपर वाले या फिर थोड़ा ऊपर वाले चार्ज की बात की जाए तो वो उसको इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, और नीचे वाला चार्ज उसको कुछ इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से हर चार्ज अपनी अपनी डायरेक्शन इसके सामने लगाएगा। तो अब सवाल ये है कि ये जो फोर्स है ये इसको कौन सी डायरेक्शन में एग्जैक्टली लेके जाने वाला है। तो देखिए, इन सभी लाइनों का मतलब इन सभी फोर्सेस का अपना एक रेजल्टेंट फोर्स निकल के आएगा। और वो कैसे निकालेंगे हम लोग? बहुत सिंपल है। ये जो ऊपर वाला है ये इसको दो डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर वाला चार्ज। एक तो बिल्कुल सीधे, दूसरा नीचे की तरफ। वहीं ये जो नीचे वाला चार्ज है ये इसको एक तो बिल्कुल सीधे ले जाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों जो फोर्सेस है, एक तो ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कर देंगे कैंसिल। यानी कि जो रेजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा। मतलब इस जो टेस्ट चार्ज जो है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इसे इस डायरेक्शन के अंदर ले जाने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से अगर इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जितने बहुत सारे टेस्ट चार्ज उसकी लाइन में रख दिए जाएं तो क्या होगा? वो सभी इस डायरेक्शन में धकेल दिए जाएंगे। सेम चीज इस तरफ भी होगी, विच मीन्स आप लोग देख सकते हैं कि इस वायर में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से नजर आएगी। ये इस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। लेकिन अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस चार्ज पे, इस टेस्ट चार्ज पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो कैसे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जब इतना बड़ा हमारे सामने वायर है तो एक साथ तो कैलकुलेट किया नहीं जा सकता। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग फिजिक्स में एक छोटा सा हिस्सा मान के चलते हैं, जिसको हम लोग बहुत छोटा हिस्सा डीएल भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी क्या करेंगे कि इस वायर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो कि इस चार्ज के बिल्कुल सामने होगा उसको डीएल मान के चलेंगे। इसकी लंबाई डीएल है तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? डीक्यू होगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और इसके ऊपर की जो चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगी वो कितनी होगी? डी क्यू अपॉन में डी एल होगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब ये पूरे वायर की बात हो रही थी तो क्यू अपॉन में एल थी, अब इस पे डी क्यू अपॉन में एल है। ठीक है, ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, डी एल है एक्चुअली, है ना। अब क्या करेंगे? अब हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से निकलेगी वो भी डी ई निकलेगी। तो उस समय उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? डी ई इज इक्वल टू में 1/4πε0 डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। भाई सारी चीज डी ई से डी क्यू से सब्सटीट्यूट हो गई है। ठीक है, हर चीज छोटी निकल रही है। अब क्या करेंगे? इस डी क्यू की वैल्यू रखेंगे। अब डी क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू निकलेगी डी क्यू इक्वल्स टू में लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डी एल। ऑब्वियस सी बात है भाई, चार्ज की वैल्यू क्या होगी? इस छोटी सी लंबाई को इसकी चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका चार्ज आपको मिल जाएगा। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डी क्यू की वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो डी ई इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर छोटी सी लेंथ के लिए निकली है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। पूरे के पूरे वायर के लिए निकालनी है तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, और जो लिमिट होगी वो कहां से जाएगी? 0 to L जाएगी।
ठीक है। तो E इज इक्वल टू में 1/4πε0, ये तो कॉमन है, ये तो मतलब कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा आपका लैम्डा dl अपॉन में r²। ठीक है, तो ये हो जाती है पूरे वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जिसको आसानी से आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हो अगर आपको वैल्यूज दे दी जाए तो। ठीक है, तो ये हो जाता है एक नॉर्मल तरीका जिससे कि आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि हम लोगों ने पहले यहां पर एक छोटा सा हिस्सा माना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब ये देखना है हमें कि गॉस लॉ क्या कहता है, मतलब गॉस के हिसाब से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, हम लोग फिर से एक वायर मानेंगे, उस वायर की लंबाई L होगी, ठीक है, उसके ऊपर +Q चार्ज होगा और उसकी जो डेंसिटी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो लैम्डा इज इक्वल टू में Q अपॉन में L होगी। अब आप लोग क्या कीजिए कि इसके अंदर कोई सेंटर पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, इस सेंटर पॉइंट के से थोड़ा सा दूर एक पॉइंट P मान लेते हैं हम लोग, और इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि किसी वायर में से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से दिखती है। तो जिस तरीके से इस P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लग रही है, अगर मैं इसके आसपास एक पूरा सर्कल खींच दूं तो मुझे नजर आएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली बाहर आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स मान लूं P1, P2, P3, P4 इस पूरे के पूरे वायर के ऊपर, तो वहां पर बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो यहां पर भी हम लोग शो कर सकते हैं कि एक वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से बाहर निकलती है, जैसे पहले किया था। पहले क्या किया था, एक पॉइंट के हिसाब से किया था, टेस्ट चार्ज के हिसाब से किया था। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट मान के कर रहे हैं। ठीक है, ये तो फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात हो जाती है। अब देखिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अब गॉस क्या कहते हैं कि जिस भी ऑब्जेक्ट के आसपास आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, उसके आसपास एक वो मान के चलिए, क्या मान के चलिए, गॉसियन सरफेस। कैसे बनाएंगे वो, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट P माना हुआ है, इसके हिसाब से बनानी पड़ेगी हमें गॉसियन सरफेस। क्या हो कि सारा पॉइंट जो है, मतलब इसके जैसे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर हो जाने चाहिए। तो कुछ इस तरीके से एक लाइन खींच सकता हूँ, इसमें बहुत सारे P पॉइंट आ जाएंगे। सेम चीज इस तरीके से कर सकता हूँ इस तरफ। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा करूंगा तो मुझे एक सिलेंडर बनता हुआ नजर आएगा। ये सिलेंडर बनाने का कारण ये है कि इसके अंदर सारे P पॉइंट कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाती है आपकी गॉसियन सरफेस। याद रखिए ये जो गॉसियन सरफेस है ये सिमेट्रिकल है और साथ साथ इमेजिनरी है, इमेजिनरी मान के चलनी है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस को क्रॉस करेगी वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसके अंदर जितना भी चार्ज है, चार्ज इस पूरी वायर के अंदर, अपॉन में इसकी फ्री स्पेस की परमिटिविटी। यही कहता है गॉस लॉ। तो अब हमें करना कुछ भी नहीं है, इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ये सिलेंडर से कुछ इस तरीके से बाहर निकलेगी। मतलब ये जो हिस्सा आपको कर्व वाला दिख रहा है सिलेंडर का, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी रेडियली। ठीक है, बाकी जो दो हिस्से हैं सिलेंडर के, एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला है, इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और ऊपर वाले की डायरेक्शन है ये, और नीचे वाले की डायरेक्शन है ये। ठीक है, कैसे निकलेगी भाई, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। भाई हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो EDS cos थीटा होता है। cos थीटा का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक हो तब तो निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरफ, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। कैसे निकलेगी, नहीं निकल पाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीन हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा सिलेंडर को। एक होगी सरफेस S1 जो कि ये कर्व वाली होगी, दूसरी होगी जो S2 जो कि ऊपर वाली होगी, तीसरी होगी S3 जो कि नीचे वाली होगी। तो तीन हिस्सों में तोड़ दीजिए कि EDS इज इक्वल्स टू में EDS cos थीटा S1 के लिए, EDS cos थीटा S2 के लिए, EDS cos थीटा S3 के लिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि भाई एक सिलेंडर बनाया है उसके तीन सरफेस है, एक सरफेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, दो में से नहीं निकल रही है। देखिए प्रूफ करते हैं। देखिए ये जो S1 है, मतलब ये जो कर्व वाला एरिया है, इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो इस थीटा की जगह 0 डिग्री रखेंगे। ठीक है, ये जो S2 है ऊपर वाला है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री रखेंगे इस थीटा की जगह पे। सेम चीज इस नीचे वाले के साथ करेंगे, यहां पर भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखी जाएगी। तो देखिए EDS cos 0
कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर EDS निकल के आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों है वो 0 हो जाएंगे क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ये जो E है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर निकल रही है इस वायर से, वो तो कांस्टेंट रहेगी, वो तो चेंज होने वाली नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, यानी कि अंदर रह गया DS इंटीग्रेशन के अंदर। अब देखिए ये जो DS है यानी कि इस कर्व का पूरा एरिया, कर्व का एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी, भाई ये सिलेंड्रिकल है तो इसकी सर्कमफेरेंस 2πr होगी। ठीक है, इस पूरे के पूरे ये जो वायर है, ये जो पूरा सिलेंडर है, इसकी लंबाई कितनी होगी, L होगी। ठीक है, L मान के चलते हैं, तो L से मल्टीप्लाई करेंगे 2πr को, तो उसका एरिया निकल के आ जाएगा पूरी कर्व का। सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 2πr L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो EDS क्लोज इंटीग्रल में इज इक्वल्स टू में E2πr L। ठीक है, ये चीज निकल के आ गई। ये तो हो जाता है राइट हैंड साइड गॉस लॉ का। ठीक है, अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या करना है, इस पूरे के पूरे वायर के ऊपर जो आपका चार्ज है वो पता करना है। कैसे करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी की मदद से। भाई लैम्डा इज इक्वल्स टू में Q अपॉन में L है, तो हमें निकालना है इसका Q, तो Q इधर रह जाएगा और L से लैम्डा मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे पहले किया था। तो Q इज इक्वल्स टू में लैम्डा मल्टीप्लाई बाय L, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है। ये जो गॉस लॉ की इक्वेशन है इसमें रख दो, रख देंगे तो निकल के आएगा E2πr L इज इक्वल्स टू में लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। L से L जो है वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहां पर हमें E की वैल्यू निकालनी है, तो E इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 2πr लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये निकल के आती है एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब ध्यान दीजिए, जो मैंने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी वो ये निकाली थी, और जो अब ये निकाली है वो ये निकाली है। यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकली थी वो एक एक पॉइंट करके निकाली थी। ठीक है, एक एक छोटा छोटा DL मान करके निकालिए, फिर सबको इंटीग्रेशन कीजिए। यहां पर मैंने एक सरफेस तैयार की जिसमें सारे पॉइंट आ गए, सारे P पॉइंट आ गए। ठीक है, तो उसमें अपने को टोटल मिल गया। तो कौन सा आसान है, यही आसान है, इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है और उसकी कैलकुलेशन परफेक्ट भी होती है। इसलिए कहते हैं कि जो गॉस लॉ है वो किसी और तरीके से ज़्यादा वैल्यूएबल है और ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इसके अंदर नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पर आपने देखा कि L से L कैंसिल आउट हो गया, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेनली वायर की लंबाई पे कम डिपेंड करती है, R पे ज़्यादा डिपेंड करती है। समझ रहे हैं आप लोग, इस R पे ज़्यादा डिपेंड करती है। भाई अगर ये पॉइंट मैं वायर के थोड़ा पास मान लूँ, मतलब इसकी R की वैल्यू कम कर दूंगा, तो इसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जरा सोच के देखिए, बिल्कुल बढ़ेगी। इसी तरीके से अगर इस पॉइंट को मैं दूर कर दूं, बहुत दूर ले जाऊं, R की वैल्यू बढ़ा दूं, तब ये जो E की वैल्यू है इस पॉइंट पर कम लगेगी। भाई सिंपल इनवर्स स्क्वायर का लॉ है, यहां पर आप लोग देख सकते हो कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, मतलब R जितनी कम E उतनी ज्यादा, R जितनी ज्यादा E उतनी कम। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी वायर से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी लंबाई पे कम डिपेंड करती है, और जो R है मतलब उससे पॉइंट कितना दूर रखा है उस पर ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, ये दो डिपेंडेंसीज आपको याद रखनी है। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है किसी भी लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जिसको हम लोगों ने पहले नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट किया, उसके बाद अभी गॉस के तरीके से यानी कि गॉस का एप्लीकेशन लगा करके टेस्ट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर पूरी वीडियो के अंदर आपको कहीं भी कंफ्यूजन रहता है, कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।